नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2024 के 28 जून के जो पेपर हुए हैं उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह हमारा पीडीएफ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम अपना पीडीएफ को ऑन करते हैं और उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि दिख रहा होगा दोस्तों, हमारा पीडीएफ ऑन हो गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के भाला फेंक की दूरी कितनी थी दोस्तों। ये पूछा गया था कि उसने कितना मीटर लंबा फेंका था दोस्तों। तो इसका सही जवाब था दोस्तों 87.58 मीटर दोस्तों। 87.58 मीटर यानी 87.58 मीटर उसने लंबा फेंका था दोस्तों। इनके बारे में जानते हैं कि यह जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण पदक भी हासिल किया दोस्तों, यानी गोल्ड मेडल इसने हासिल किया दोस्तों। जब इन्होंने भाला फेंका था तो सबसे पहले स्थान पर आए थे, इनके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। आप देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा हो कि शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी, यानी ये जो है मल्लिका साराभाई जो है मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो है इनकी माता है, वो भी एक शास्त्रीय नृत्यांगना है, और विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक है दोस्तों। मल्लिका साराभाई जो है देखिए दोस्तों एक कुशल कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यांगना है दोस्तों, और कलाकार भी है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए कला का उपयोग करने में विशेषज्ञता हासिल की दोस्तों। इन्होंने कला का उपयोग करके और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। और भी इनके फैक्ट के बारे में आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखे गए? तो इसका सही जवाब बाणभट्ट है। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे लोकप्रिय राजा था, जिसने भारत के उत्तरी भागों पर 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष जो स्वयं एक कवि और नाटककार थे दोस्तों, अपने चारों ओर बेहतरीन कवियों और कलाकारों को इकट्ठा करते थे। हर्ष की लोकप्रिय रचना रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है दोस्तों। उनका शाही दरबार बाणभट्ट, मयूरा, हरदत्त और जयसेन द्वारा सुशोभित होता था दोस्तों। हर्षचरित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिसे बाण या बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा है दोस्तों। यह जो पुस्तक है दोस्तों यह संस्कृत भाषा में है। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में 7वीं शताब्दी के कवि और लेखक थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक भी लिखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छन महाराज कौन से घराना से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है लखनऊ घराना से संबंधित है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनको जो है दोस्तों अच्छन महाराज को पंडित जगन्नाथ महाराज भी कहा जाता है दोस्तों। इनको पंडित जगन्नाथ महाराज भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ईसा मसीह के जन्म के दिन कौन सा त्यौहार होता है दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के दिन कौन सा त्यौहार होता है? तो इसका सही जवाब था क्रिसमस। इसका सही जवाब था क्रिसमस दोस्तों। अब इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ दोस्तों, 6 ईसा पूर्व में हुआ। इसीलिए हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाते हैं दोस्तों। बेथलेहेम ईसा मसीह का है जन्म स्थल है दोस्तों। बेथलेहेम यरूशलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है दोस्तों, जो इजराइल की राजधानी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुआ?
यहूदी धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म सब है इसमें, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे दोस्तों? किराना घराना के संस्थापक, इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां दोस्तों इसका सही जवाब था दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। किराना घराना सबसे प्रमुख शास्त्रीय ख्याल घराने में से एक है दोस्तों, और ज़्यादातर नोटों के सही स्वर के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। घराने की शैली को और विकसित किया गया था और इसे आधुनिक भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में 19वीं-20वीं शताब्दी के अंत में संगीतकार अबुल करीम और अबुल वाहिद खां द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। आगे देखिए, संगीत के इस स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के एक कस्बे और तहसील किराना और कैराने से आता है दोस्तों। आप इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख पाए दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप इनको देख लीजिए। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि घराना शब्द की उत्पत्ति हिंदी और उर्दू शब्द घर से हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए कि घराना शब्द की उत्पत्ति उर्दू हिंदी शब्द घर से हुआ है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार दोस्तों। और भी इसमें देख पाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा आप। इसमें देखिए कि जैसा कि बोला जा रहा है कि आगरा है, ग्वालियर है, इंदौर है, जयपुर है, कराना और पटियाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रसिद्ध कुछ घराने हैं दोस्तों। ये संगीत से संबंधित है दोस्तों, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, देख लीजिए। इसमें है आगरा घराना है, भिंडी बाजार घराना है, ऐसे आप देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको। वैसे ही आप देख पाएंगे भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत जो है मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। राजस्थान जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों। भारत में 1965 में विकसित मोती बाजरा का पहला संकर HB1 कहलाता है दोस्तों। काम्बू मोती बाजरा का तमिल नाम है दोस्तों। यह तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण भोजन भी है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। बाजरा, इसमें देखिए अफ्रीका जो है मोती बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। यह का जो है इस फसल को वापस लाने में सफल रहा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नहीं है दोस्तों? सिंधु की सहायक कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब था दोस्तों इसमें सोन। इसमें दिया था ऑप्शन में ब्यास दिया था, सतलज दिया था, चिनाब दिया था, तो आपको छांटना था। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है। तो सिंधु की सहायक नदी है जो दोस्तों देखिए सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। अगला देखिए कि सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। पश्चिम में बहते हुए यह भारत में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है दोस्तों। यह जो है जम्मू और कश्मीर में जो है लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है। सिंधु बाल्टिस्तान और गिलगिट से होकर बढ़ती है दोस्तों, और अटोक में पहाड़ियों से निकलती है। अटोक में पहाड़ियों से निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु में प्रवेश करने के लिए एक साथ आती है दोस्तों। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम एक साथ जो है मिथनकोट में
पाकिस्तान के मिठनकोट में मिलती है दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक मध्य भारत की नदी जो है वो सोन नदी है दोस्तों। अगला है 784 किलोमीटर, या इसको मील में देखा जाए तो 487 मील की लंबाई के साथ सोन भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है दोस्तों। अगला फैक्ट देखिए, सोन की मुख्य सहायक नदी जो है रिहन नदी है और कोयल नदी है दोस्तों। रिहन नदी और कोयल नदी है। अगला पॉइंट देखिए, सोन नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ राज्य में नर्मदा नदी के उद्गम के पूर्व दिशा में हुआ है दोस्तों। यह पूर्व दिशा में है दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा नदी है और इसके पूरब की तरफ सोन बहता है और बिहार की तरफ आता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, ये पूछा गया था। तो इसका संबंध जो है जीवन का अधिकार से संबंध है दोस्तों। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि जीवन का अधिकार से संबंध था दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल प्रमुख लेखों में से एक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है दोस्तों। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। आगे है, यह जाति या लिंग के बावजूद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह व्यक्तियों को मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन के सभी पहलू व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने योग्य बनाने में सहायक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 19 में कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, जिसमें बोला है भाषण कही या फिर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में है। 21A में है दोस्तों शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 35 में जम्मू और कश्मीर विधायिका राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए दोस्तों। उसके बाद है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। ये महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है दोस्तों। अगला देखिए 112 में है बजट का उल्लेख है दोस्तों। बजट तो नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 343 में आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 352 आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में उल्लेख है। यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था, इसको हम दोस्तों अब शिफ्ट 1 स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिफ्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है। इसका सही जवाब था दोस्तों राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रकूट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दंती दुर्ग जो है 1735 से 1756 राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दोस्तों। दंती दुर्ग जो है बादामी चालुक्यों के सामंत बन गए और 1753 में राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद सत्ता में आया दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के लोगों पर शासन किया दोस्तों। राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत के लोगों पर शासन किया दोस्तों। उनकी राजधानी जो है कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके में स्थित था दोस्तों। आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। 543 में पुलकेशिन प्रथम के माध्यम से चालुक्य वंश की स्थापना हुआ दोस्तों। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी कर्नाटक जिले के बगलकोट जिले में समकालीन बादामी को अपने नियंत्रण में लिया दोस्तों। बादामी जो है जगह था दोस्तों और इसे अपनी राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य विजयालय के आधार पर बना दोस्तों। चोल साम्राज्य जो है विजयालय के आधार पर बना दोस्तों। चेर राजवंश की स्थापना उद्यान
चेरालथन ने की थी दोस्तों? उद्यन चेरालथन ने की दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राकस झील से निकलती है दोस्तों? राकस ताल झील से निकलती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सतलज। सतलज इसका सही जवाब था दोस्तों। जैसा कि आप देखिए, सतलज के बारे में कुछ जानते हैं कि सतलज नदी जो है राकस ताल झील से निकलती है दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास तिब्बत में राकस ताल झील के पास हुआ है दोस्तों। राकस ताल झील के पास स्थित है दोस्तों। सतलज नदी के पानी पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को वितरित किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि सतलज नदी का पानी जो है वो भारत से होकर के पाकिस्तान में जाता है और इसमें सिंधु जल समझौता के तहत इसको बंटवारा किया गया है दोस्तों। कोल बांध, भाखरा नंगल बांध, बसपा जल विद्युत परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना जैसी नदी के ऊपर विभिन्न जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है दोस्तों। इस नदी पर जो है भाखरा नंगल बांध है, बसपा विद्युत परियोजना है और कोल बांध, नाथपा झाकरी परियोजना, ये सब स्थित है इसी नदी पर, सतलज नदी पर दोस्तों। और भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी झेलम है, चिनाब है और ब्यास है। इसको देखिए, ब्यास जो है रोहतांग दर्रे से निकल रहा है दोस्तों। झेलम नदी जो है पश्चिमी जम्मू कश्मीर में बेमाग पर एक गहरी बसंत से उद्गमित है दोस्तों। चिनाब नदी देखिए दोस्तों, दो धाराओं से निकलती है, एक होता है चंद्र और एक भागा। चंद्र और एक भागा के संगम के माध्यम से पैदा होता है दोस्तों। यह चिनाब नदी जो है दो नदी के मिलने से बना है दोस्तों, चंद्र और भागा। चंद्र नदी जो है दोस्तों चंद्रताल झील के पास जो स्थित है, स्पीति घाटी ग्लेशियर से निकलता है दोस्तों। और बारालाचरा में स्थित है सूरज ताल, वहाँ से निकलता है भागा नदी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलता है दोस्तों? मानसरोवर से कौन सी नदी नहीं निकलता? तो तीन नदी जो है मानसरोवर से निकलती है दोस्तों। एक है सिंधु, एक है सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र दोस्तों। इसका सही जवाब है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नदी गलत है, देख लीजिए। इसका गलत जवाब है चेनाब। चेनाब जो है मानसरोवर से नहीं निकलता है। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आप अभी पढ़े थे। चेनाब नदी जो है चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। एक नदी है चंद्र और दूसरा भागा, ये दोनों जब आपस में मिलता है दोस्तों तो चंद्र और भागा आपस में मिला तो चिनाब नदी कहलाता है दोस्तों। चिनाब जो है दो धाराओं से मिलकर बना है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा से मिलकर बना है दोस्तों। चंद्र नदी जो है दोस्तों चंद्रताल झील में स्थित है, स्पीति घाटी ग्लेशियर वहाँ से जो है वो निकलता है। और बारालाचरा जो है सूरज ताल में स्थित जो है भागा नदी है, वहाँ से निकलता है दोस्तों। भागा नदी सूरज ताल से निकलता है दोस्तों। अगला है चेनाब जो है, चेनाब भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यह पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों। चेनाब जो है दोस्तों इसको बोला जाता है अस्किनी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसको अस्किनी भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, चेनाब जो है अंततः सिंधु नदी में बहने से पहले जम्मू और कश्मीर में भारत के जम्मू क्षेत्र से पंजाब पाकिस्तान के मैदान इलाके में बहती है दोस्तों। ऋग्वेद में चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। कि इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकलती है दोस्तों? कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल है राकसताल झील है दोस्तों। राकसताल झील से निकलती है सतलज। और इसका पुराना नाम है दोस्तों सतुद्री। इसका पुराना नाम है दोस्तों, इसका सतुद्री इसका पुराना नाम है दोस्तों। और इसके देख लीजिएगा इसी नदी पर बना हुआ है भाखरा नंगल डैम बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर भी इसी पर स्थित है दोस्तों। और भारत में जब ये प्रवेश कर रही है तो सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है दोस्तों। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए
कि यह सिंधु नदी की एकमात्र नदी है जो तिब्बत से निकल रहा है दोस्तों। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकल रहा है दोस्तों। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, आप देख लीजिएगा यहाँ से कि सिंधु नदी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। इसको हम PDF को डाल देंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होकर देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब था दोस्तों मराठी, इसका सही जवाब है। चलिए जानते हैं इसके फैक्ट के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी जो है 6.86% भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। मराठी पहले, अगर सबसे पहले बात किया जाए तो इससे पहले मराठी जो है, मराठी से पहले तेलुगु जो है तीसरे स्थान पर था। अब जो है मराठी आ गया तीसरे स्थान पर। दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे इसमें बोला जा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट इसको पढ़ देते हैं कि मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है दोस्तों, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र भारत के मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है दोस्तों। अगला बोला जा रहा है कि यह पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और गोवा राज्य में आधिकारिक भाषा और सह आधिकारिक भाषा भी है दोस्तों। यह जो है भारत की 22वां अनुसूची भाषा में से एक है दोस्तों। मतलब भारत के जो है 22 जो है भाषा है उसमें से एक है दोस्तों। ये 22 भाषा में से एक है, यह जो है भारत के 22 भाषा में से एक है दोस्तों। यह हिंदी बंगाली के बाद भारत में मराठी बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों। आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप देख लीजिएगा, आपको PDF में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट था, हिंदी जो है देखिए 41 से बढ़ करके 43.63% हो गया। 2001 में 41.03% था और 2011 में 43.63% हो गया। यही चलिए देखिए, आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में तेलुगु जो है -0.49%, तमिल जो है -0.21% है और कन्नड़ जो है -0.08% और मलयालम -0.33% जैसे दक्षिणी भाषाएं धीरे धीरे कम हो रही है दोस्तों। गैर अनुसूचित भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भीली या भिलोदी थी दोस्तों, जिसमें 1.04 करोड़ बोलने के साथ राजस्थान के मूल निवासी और उसके बाद 29 लाख बोली जाने वाली दोस्तों गोंडी का स्थान आता है दोस्तों। गोंडी जो है 29 लाख लोग बोलते हैं। अगला है 4.74% बोलने वालों के साथ गुजराती ने छठे स्थान पर उर्दू को प्रतिस्थापित कर दिया। छठे स्थान पर उर्दू था, उर्दू को हटाकर गुजरात बन गया छठे स्थान पर दोस्तों। अगला है दोस्तों, पूछा गया कि भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है 49 का प्रावधान किया गया, ये किससे संबंधित था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्मारकों और एवं स्थान प्राकृतिक की महत्व वस्तुओं का संरक्षण, ये इसका सही जवाब है आंसर 4 इसका। 18 एवं स्थान तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण करना इसका सही जवाब था दोस्तों। इसके बारे में चलिए हम कुछ जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है, यह आर्टिकल जो है भारत के DPSP से संबंधित है दोस्तों, जो 36 से 51 के बीच होता है दोस्तों। DPSP जो होता है 36 से 51 और भाग 4 में है, वे है कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा से संबंधित है दोस्तों। ये देश के शासन में मौलिक है दोस्तों। ये गैर न्याय संगत है दोस्तों, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता दोस्तों। ये जो राज्य की परिभाषा के तहत आने वाले संघ और राज्य सरकारों और अन्य सभी प्राधिकरणों पर लागू होता है दोस्तों। आगे आप देखिए, अनुच्छेद 51 भी इसमें ऐड किए थे दोस्तों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संघीय दायित्व के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए दोस्तों मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है दोस्तों। 51 में उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है अनुच्छेद 45, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है दोस्तों? इसका सही जवाब था आर्टिकल 48, इसका सही जवाब है दोस्तों। इसके बारे में देखिए, राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा दोस्तों। विशेष रूप से राज्य जो है गाय और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्ल को संरक्षित और सुधार वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 48 को राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय राज्य को नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करना दोस्तों, लेकिन किसी भी न्यायालय में लागू नहीं हो तो दोस्तों इसको न्याय संगत नहीं है दोस्तों, यही कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। अनुच्छेद 38 जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है दोस्तों। अनुच्छेद 39 जो है राज्य जो है विशेष रूप से अपनी गतिविधियों के सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश करेगा दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है समाज के कमज़ोर वर्गों के गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करता है दोस्तों, सभी के लिए न्याय जो है सुनिश्चित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो दोस्तों और मानसिक रूप से सही हो दोस्तों, और उसको अपने ऊपर कोई भी अपराध मुकदमा ना होने का जो है उसको प्रमाण देना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लीजिए। इसमें जो है पद और उसके जो है आयु सीमा कितना होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्यपाल जो है बनने के लिए आपको बहुत सारे अनुभव होना चाहिए, तो अनुभव के लिए आप मान के चलिए कि तभी आप बन पाएंगे। तो थोड़ा सा उम्र इसमें 35 होता है इसलिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा उम्र इसमें ज़्यादा होगा, तभी अच्छा रहता है दोस्तों। चलिए आगे है। लोकसभा का सदस्य जो है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष, विधानसभा का सदस्य है जो दोस्तों 25 वर्ष, और विधान परिषद का जो है सदस्य के लिए 30 वर्ष होना आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब था दोस्तों ज्योतिबा फूले। इसका सही जवाब है दोस्तों ज्योतिबा फूले, इसका सही जवाब है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ज्योतिबा फूले जो है महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक भी है और लेखक भी है दोस्तों। अगला है वह भारत में महिला शिक्षा के अग्रणी है दोस्तों, महिला शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी थी दोस्तों। आगे आप देखिए, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को द्वारा निम्न जाति को यह एहसास कराने के लिए कि वे सभी मानव अधिकारों के योग्य है दोस्तों। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया दोस्तों। सत्यशोधक समाज ने भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले जो है भारत में महिला शिक्षा की अग्रणी थी दोस्तों। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी 1851 में पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की दोस्तों। पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना पूछेगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। चलिए और भी सारा कृत्य है दोस्तों। ज्योतिबा फूले की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं, तृतीया रत्न है, पंचकस्बा है, उसके बाद है सर्वज्ञ सत्य धर्म पुष्पक है, उसके बाद है अखंड दादी काव्याचारण है दोस्तों। अगला उनकी कृतियाँ है दोस्तों अस्पृश्य नांची कैफियत, उनकी कृतियाँ हैं। आगे देखिए बी आर अम्बेडकर की उल्लेखनीय कृतियाँ आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, द अनटचेबल है, द अनटचेबल है दोस्तों। अगला पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया है, बुद्ध और हिज धर्म है दोस्तों।
वेटिंग फॉर वीज़ा है। आगे देखिए कि महाश्वेता देवी का कोई कुछ वर्णन है, ये देख लीजिए। महाश्वेता देवी का वर्णन है मदर ऑफ 1084 लिखा हुआ है, मदर ऑफ 1084 ये है। द ब्रीस्ट स्टोरी है, द राइट ऑफ द फॉरेस्ट है, उसके बाद है नृत्य मेघ है, स्थान दयानी है। आगे देखिए कांसी राम का उल्लेखनीय कुछ कृतियाँ हैं, द चमचा एज है। तो इतना सारा पॉइंट था इसमें, आप एक बार इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों भूपेन हजारिका दोस्तों। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भूपेन हजारिका जिन्हें मंच नाम जुधा कोंथो से बेहतर जाना जाता है दोस्तों, एक भारतीय पार्श्व गायक है, गीतकार, संगीतकार, कवि भी है दोस्तों, अभिनेता भी है और फिल्म निर्माता भी थे, जिनका जन्म जो है दोस्तों 8 सितंबर 1926 को असम में हुआ था दोस्तों। आगे इनके पॉइंट्स को देखते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि उनके गीत जो उन्होंने मुख्य रूप से असमिया में लिखा दोस्तों, असामी में लिखा दोस्तों, और गाए मानवतावाद और सार्वभौमिक भाईचारा की भावना की विशेषता है दोस्तों। आगे देखिए उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया और विशेष रूप से बंगाली और हिंदी में प्रदर्शन किया दोस्तों। आगे देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी फिल्म के लिए असमिया और पूर्वोत्तर भारत लोक संगीत और संस्कृति को पेश करने का श्रेय भी दिया जाता है दोस्तों। दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003 तक हजारिका ने संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए दोस्तों। देखिए अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पुरस्कार और सम्मान जो है दोस्तों 1977 में पद्मश्री मिला उनको, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2019 में भारत रत्न मिला, 2001 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण मिला दोस्तों। इनको देखिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री और भारत रत्न भी मिला। ये सारे ही प्रकार के इनको तो मिल चुका है नागरिक सम्मान, जैसे कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, और इनके संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार भी 87 में मिल ही चुका है इनको। चलिए आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आशा भोसले को देखिए, ये भी एक संगीतकार है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह भी एक संगीतकार है। इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला दोस्तों और 2000 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। यह आशा भोसले जो है लता मंगेशकर की ये बहन हुई। चलिए आगे कुछ बातें करते हैं। देखिए आप जैसा कि देख रहे होंगे कि बेगम अख्तर को देखिए 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में दोस्तों गायन संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों, और 1968 में पद्मश्री भी इनको मिला दोस्तों। अब ये देखिए इनका जो है वह जो है दोस्तों इनका संबंध है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गज़ल, दादरा और ठुमरी शैलियों के सर्वश्रेष्ठ गायक में से एक है दोस्तों। उन्हें मलका ए गज़लों की रानी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इनको गज़लों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। किनको? तो बेगम अख्तर को दोस्तों। आगे देखिए इनको अख्तर को जो दोस्तों देखिए इनको बेगम अख्तर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री है दोस्तों। ये बेगम अख्तर दोस्तों ये महिला हुई दोस्तों, ये अभिनेत्री है और गायिका भी है। रविशंकर जो है दोस्तों यह एक प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक और संगीतकार भी है दोस्तों। इनको देखिए दोस्तों सबसे आप यहाँ देखिए कि 1981 में इनको पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। 1967 में उनको पद्म भूषण मिला है और 1999 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को, इसका सही जवाब है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया दोस्तों। यह संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता है दोस्तों। यह संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और यह जो है कब एडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया दोस्तों, तो यह जो है 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोजागिरी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। कोजागिरी त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका 3 राज्य से संबंध है। इसका बंगाल है, त्रिपुरा है और असम है दोस्तों। बंगाल है, त्रिपुरा है और असम है। इसमें जो है दोस्तों देखिए मुख्य बात है, इस रात को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाली में कोजागिरी का मतलब होता है जो जाग रहा है दोस्तों, जो जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इस रात लोगों के घर आती है, जांचती है कि वे जाग रहे हैं या नहीं, और उन्हें तभी आशीर्वाद देते हैं दोस्तों जब वे जाग रहे होते हैं दोस्तों। जब वे जाग रहे होते हैं तभी आशीर्वाद दे रहे होते हैं लक्ष्मी जी दोस्तों। ऐसा मान्यता है वहाँ का। बंगाल, त्रिपुरा और असम का यह जो है त्यौहार है दोस्तों। दोस्तों आप आगे चलिए देखिए, इसमें पूछा गया था कि कालिदास सम्मान 2022 किसे मिला दोस्तों। कालिदास सम्मान 2022 किसे मिला, इसका सही जवाब है दोस्तों पीटी वेंकटेश्वर कुमार। पीटी वेंकटेश्वर कुमार इसका सही जवाब था दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उलर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका सही जवाब है झेलम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, झेलम के बारे में। देखिए दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील अगर बात करें तो उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जहां जो है इसका पानी जो है झेलम नदी द्वारा प्रवाहित होता है दोस्तों। झील का अधिकतम गहराई जो है 14 मीटर है। झील जो है रामसर स्थल के रूप में नामित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब था दोस्तों दून। इसका सही जवाब है दून, इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लघु हिमालय और बा हिमालय यानी जिसको शिवालिक बोला जाता है के बीच लंबवत घाटियों को दून कहा जाता है दोस्तों। दून एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है दोस्तों, और यह हिमालय और शिवालिक ऊंची भूमि और हिमालय क्षेत्र के कटाव से उत्पन्न गोलासम और कंकड़ से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दून में देहरा, कोहित्री, चौखम, पटली और कोटा है दोस्तों। देहरादून का दून जो है 35 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ सबसे बड़ा है दोस्तों। तो आज का यह डिस्कशन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।